साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जब किसी लोअर कोर्ट से आपके पक्ष में या आपके खिलाफ कोई आदेश पारित हो जाता है और जब आपके विरुद्ध कोई आदेश पारित होता है तो आप उस आदेश के विरुद्ध आपको अपील दाखिल करना होता है। तो उस अपील में जिस आदेश को पारित किया गया है उस आदेश के विरुद्ध यदि आपको अपील करना है, अपील दाखिल करना है, तो उस अपील में किन किन तथ्यों का समावेश होना चाहिए, कौन कौन से तथ्य हैं जिनको डालने चाहिए और किस प्रकार अपीलों के ज्ञापन की अंतर्वस्तुएं जो उसमें मटेरियल्स है, मेमोरेंडम क्या है उसका, कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, यानी जो आपकी अपील होगी उसका ज्ञापन की अंतर वस्तुएं क्या होंगी और किस प्रकार अपील को तैयार कराया जाएगा, इसके संबंध में हम जानेंगे। और यह उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा 165 में इसके संबंध में व्यवस्था दी गई है कि जब अपील आप प्रस्तुत करेंगे, अपीलों के प्रस्तुतिकरण में अपीलों की जो ज्ञापन की अंतर वस्तुएं हैं उसके संबंध में बातें कही गई हैं। तो इसी के संबंध में हम लोग जानेंगे। तो पैरा 165 के सब क्लास क में ये लिखा गया है कि प्रत्येक अपीलार्थी अथवा आवेदक का नाम और पता होगा। ये तो सामान्य बात है, आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही होती है उस व्यक्ति का नाम और पता होना चाहिए। दूसरी बात कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता जिसे रिस्पोंडेंट यानी विपक्षी जिसको बनाना है, प्रस्तावित है, उस व्यक्ति का भी नाम और पता देना चाहिए। यानी पहले अपीलार्थी का नाम होगा, अपीलार्थी के नाम के बाद जो उस आदेश में प्रभावित पक्षकार होंगे जिसे आपको रिस्पोंडेंट बनाना होगा उन लोगों का नाम और पता आपको देना होगा। और फिर उस न्यायालय जिसमें और उस अधिकारी का नाम जिसके द्वारा डिक्री या आदेश का विरोध किया जा रहा है दिया जाएगा। यानी उस न्यायालय में जिसमें उस अधिकारी का नाम जिसके समक्ष डिक्री या आदेश का विरोध किया जा रहा है उसको दिया जाएगा। और फिर उसके बाद डिक्री अथवा आदेश जिसके विरुद्ध अपील का आवेदन दाखिल किया जा रहा है, यानी जिस आदेश के विरुद्ध आपको अपील दाखिल करना है वह आदेश या डिक्री जो भी है उस आदेश और डिक्री को दिया जाएगा। फिर ऐसी डिक्री या आदेश के समक्ष पक्षकारों के नाम और क्या वे उस न्यायालय में जिसमें उक्त डिग्री या आदेश दिया गया था वादीगण अथवा प्रतिवादीगण, अपीलार्थीगण, आवेदकगण, प्रत्यर्थी थे, इसके संबंध में भी आपको विवरण देना पड़ेगा। और जिस अधिनियम के अंतर्गत आप अपील में जा रहे हैं, किस अधिनियम या नियम के तहत अपील दाखिल की जा रही है उसका भी हवाला आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें एक महत्वपूर्ण चीज आएगी लास्ट में कि जो रिलीफ आप मांग रहे हैं उस अपीली न्यायालय से, जो अनुतोष आप मांग रहे हैं उस रिलीफ को आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अपील का जो आधार था उस आधार को क्रमवार संख्यांकित होंगे और जो डिक्री या आदेश जिसकी अपील की गई है, जिसके विरुद्ध की गई है, उसके विरुद्ध जो आपत्तियां थी उनका भी संक्षिप्त रूप से विवरण होगा और अपील का मूल्यांकन किया जाएगा। अपील या आवेदन पत्र दाखिल करने वाले काउंसिल यानी जो आपके एडवोकेट होंगे उनका पूरा नाम, अद्यतन डेट, पता वकालतनामा में पहले अगर न दिया गया हो तो अपीलार्थी आवेदक या उसकी ओर से किसी विधि व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा प्रस्तुत करना होगा। तो किसी भी अपील में इन सभी वस्तुओं का, इन सभी तथ्यों का समावेश होना चाहिए और इस प्रकार तैयार करके आप अपील जो है सक्षम न्यायालय में, जिस न्यायालय में आप दाखिल कर रहे हैं, जिस धारा में आप अपील प्रस्तुत कर रहे हैं उसे आपको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो साथियों, आपको मैंने बताया कि अपील जिस न्यायालय में आप दाखिल करेंगे उस न्यायालय का नाम, जिस धारा में दाखिल करेंगे उस धारा का विवरण
और जिस आदेश के विरुद्ध आप दाखिल कर रहे हैं उसकी प्रतिलिपि, और जो लोअर कोर्ट ने जिन जिन तथ्यों के संबंध में बातें आपके द्वारा कही गई हों और लोअर कोर्ट ने जिन जिन तथ्यों का उल्लेख अपने आदेश में न किया हो, और जिस प्रकार आपके साक्ष्यों या आपके कथनों का जो है उस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में हवाला नहीं दिया गया है, तो उस सारे तथ्यों का समावेश आपको अपील में करना होगा और उन सभी पक्षकारों को आपको पार्टी बनाना होगा विपक्षी के रूप में। जो लोअर कोर्ट में विपक्षी के रूप में दर्ज रहे हैं उन सभी पक्षकारों को आप जो है पार्टी के रूप में दर्ज करेंगे अपने अपील मेमो में। तो साथियों, अगर आपको भी कोई अपील प्रस्तुत करना हो तो आप अगर किसी विधि व्यवसायी या किसी विद्वान अधिवक्ता महोदय से अपील को तैयार करवा रहे हों तो यह जानकारी आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप इन सारे तथ्यों को देख लें कि आपके अधिवक्ता महोदय द्वारा इन सारे तथ्यों के समावेश आपकी अपील में किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। और यदि आप कोई विधि व्यवसायी हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई किस प्रकार से किया जाएगा अपील। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी साथियों? मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको निरंतर एक नई नई जानकारी उपलब्ध कराता रहूं जिससे आप लाभान्वित होते रहें। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि अगर होती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और इसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जो सुझाव हैं आपके वो सुझाव भी हमें समय समय पर आप मैसेज के माध्यम से देते रहिए ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर से बेहतर जानकारी मुहैया करा सकूं। साथियों, इसके लिए धन्यवाद।